हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज के इस एपिसोड में ना हम थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे, थोड़ा नॉर्मल से ना ज़्यादा डेप्थ में लेके बात करेंगे, क्योंकि हम एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 कंट्रोवर्सीज और उन कहानियों को डिस्कस करेंगे जो कि करंटली उस मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम में चल रही हैं। और ट्रस्ट मी, आज लिंक टू लिंक जब हम सारी कहानी को एक साथ डिस्कस करेंगे ना, तो जो पहला इंप्रेशन आपके दिमाग में पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, वो ना ही सिर्फ शॉकिंग होगा बल्कि इंटरेस्टिंग भी होगा और क्यूरियोसिटी से भरा भी होगा। अब इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं एंथनी मार्शियल की कहानी से। अब देखो यार, कल के एस्टन विला वाले मैच में सारी कहानी को छोड़ दो, लेकिन अगर स्टार्टिंग को ही हम पकड़े ना, तो ये तो शॉकिंग था ही था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रोनाल्डो नहीं है और राशफोर्ड नहीं है और जेडन सांचो है, और रोनाल्डो तो स्क्वाड में अवेलेबल नहीं था। बट थैंकफुली चलो ठीक है, वो एक इंजरी के कंसर्न था, ना कि कंट्रोवर्सी है। आई मीन लाइक इंजरी के कंसर्न भी एक खुशी की बात नहीं है, बट स्टिल कंट्रोवर्सी ठीक है, मतलब जो भी है वो। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ ये भी थी कि एलांगा, जिसने इवेंचुअली यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म किया, वो स्टार्टिंग 11 में था, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्शियल अवेलेबल था। अब देखो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो मार्शियल यस वो यूनाइटेड को छोड़ना चाहता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसके छोड़ने के जो पीछे रीज़न है वो है कि वो स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पा रहा, उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा। और कल वो स्टार्टिंग 11 में क्या, वो स्क्वाड में भी अवेलेबल नहीं था। और ये चीज़ एक्चुअली में बॉम्ब की तरह तब गिरी जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में रांगनिक ने ये कह दिया कि मार्शियल को टीम में अवेलेबल ही नहीं होना था, उसको टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं करना, उसको अब इस यूनाइटेड के प्लान्स में अपना कंट्रीब्यूट नहीं करना, और इसलिए कहीं ना कहीं उसको स्टार्टिंग स्क्वाड में अवेलेबल नहीं किया गया। और अगर ये ऐसा ना होता तो मैं तो डेफिनेटली मार्शियल को अपने स्क्वाड में रखना चाह रहा था। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भाई बहुत, मतलब इट वाज वेरी शॉकिंग। कहीं ना कहीं जो मार्शियल है वो इतने सालों से यहाँ पर है, तो फैंस ने काफ़ी हेट किया, काफ़ी डिसअपॉइंट हुए फैंस। लेकिन ये चीज़ पूरे 180 डिग्री से तब पलट गई जब मार्शियल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस चीज़ को मेंशन किया कि नेवर एवर ही हैज़ एवर रिफ्यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो 7 साल हो गए उसको इस क्लब में रहते हुए, उसने ना ही कभी क्लब को डिसरिस्पेक्ट किया और ना ही कभी फैंस को डिसरिस्पेक्ट किया है। और जो भी स्टोरी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गलत है, और ये चीज़ बिल्कुल 180 डिग्री है। एक तरफ रांगनिक का स्टेटमेंट है और एक तरफ मार्शियल का स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे से बहुत, मतलब अल्टीमेटली एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली अलग हैं। तो यहाँ तो पक्का कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, और ये स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है और शॉकिंग भी है। लेकिन पता है एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिसअपॉइंटिंग है मेरे को इस कंट्रोवर्सी को लेके, कि एक प्लेयर ऐसा जिसके एजेंट ने पब्लिक में आके कह दिया, जिसने खुद पब्लिक में आके कह दिया, उसके मैनेजर ने पब्लिक में आके कह दिया कि वो छोड़ना चाहता है, स्टिल यूनाइटेड उसको लोन पे नहीं भेज पा रही। अब यहाँ पर सविया का सिस्टम था, लेकिन मेरे को जो दिमाग ख़राब हो रहा है वो ये है कि यहाँ पे जब यूनाइटेड को पता है कि सविया जैसा क्लब यहाँ पर पूरा पे नहीं करेगा, 250,000 पर वीक की सैलरी है मार्शियल की, कौन सा क्लब यार इस समय मार्शियल के लिए वो सैलरी पे करेगा। फिर भी यहाँ पे सविया 50-50 या 60-40 जो भी था वो भी तैयार करी थी, फिर भी यूनाइटेड नहीं मानी। मेरे को नहीं पता क्यों, क्या वो इतने अंधे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई भी क्लब, यहाँ पे यूवेंटस जैसा बड़ा क्लब और जो कि इस समय चिएसा का रिप्लेसमेंट ढूंढेगा, वो भी कहीं ना कहीं मार्शियल की पूरी सैलरी नहीं पे करेगा। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यार जब इतना ही सैलरी का वो है तो मार्शियल पे कट ले ले, लेकिन यार आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये एक लोन डील होगी, ना कि ट्रांसफर डील होगी। लोन डील में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इसी के साथ यार अब बात करते हैं दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी की, जो है रोनाल्डो से रिलेटेड। अब रोनाल्डो का इंटरव्यू की वाहवाही, कंट्रोवर्सी, लाइमलाइट, स्पॉटलाइट सब बटोरी उसने। लेकिन आपको समझना पड़ेगा थोड़ा पीछे जाके, लास्ट सीजन की बात करें तो हमने सेकंड फिनिश करा था प्रीमियर लीग में, और फैंस की जो वो होती ना कि ठीक है थोड़ा प्रेशर तो बनता है, खुश तो थे सब फैंस सोले को शोशाय थे, लेकिन थोड़ा प्रेशर तो था देखो कि यार ट्रॉफीज जीतनी है वो सब। और सबको पता था कि प्रीमियर लीग में सेकंड आ गए, यानी कि सिर्फ एक स्टेप दूर है हम वो अपग्रेड करने के लिए, और हमको सिर्फ मेंटालिटी चाहिए। और वो मेंटालिटी लाने का इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, अगर आप वन ऑफ द गोट लिया है, आप यहाँ पर बेस्ट डिफेंडर, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर लिया है, वर्ल्ड कप चैंपियन लिया, और आप ड्रीम साइनिंग लिया यानी कि जेडन सैंचो लिया है, ऑल इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जिस तरीके से उस दिन से लेकर आज तक हम पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं ना, हालत ये है कि हम जनवरी में सिटी से 25 पॉइंट पीछे हैं। मतलब वो राइवलरी, वो कहना कि मैनचेस्टर इज रेड, ये वो सब राइवलरी, बट रियलिटी इज़ कि हम यहाँ पर 25 पॉइंट पीछे हैं उस सिटी से। ठीक है, यहाँ पे सिटी की बाकी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिटी ने खर्च करा है तो खर्च हमने नहीं करा, हमने भी खर्च करा है, लेकिन डिफरेंस हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा है। अब इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी कि यार देखो ऐसा इंटरव्यू उसको आई थिंक रियल मैड्रिड में उसको देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, यूवेंटस में उसने दिया नहीं है। लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो अगर वो इतना खुल के, इतने एग्रेसिव टोन में आके, मतलब फ्रंट फुट पे आके अगर वो इंटरव्यू दे रहा
प्लेयर है तो उसके दो मतलब बनते हैं। सबसे पहला तो यूनाइटेड एक्चुअली मीन्स अ लॉट फॉर रोनाल्डो, और दूसरी चीज़ की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर एक बड़े प्लेयर को सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि भाई देखो ये चीज़ें ख़राब है। नी नोज़ कि इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस समय कहीं ना कहीं सिचुएशन है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं तीसरी कॉन्ट्रोवर्सी की, और वो है यहाँ पे हैरी मैग्वायर से। अब देखो यार डेफिनेटली यहाँ पर आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम रोनाल्डो के पूरे इंटरव्यू को देखें तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन ऐसा था जिसका सार ये बनता था कि शायद से कैप्टनसी चेंज करना इस समय बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि मतलब नोबडी वांट्स कि रोनाल्डो इज दी ओनली लीडर, वहाँ पे लीडर्स हैं, लेकिन हैरी मैग्वायर इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द लीडर्स, और ऐसे में कैप्टनसी चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि रांगनिक को मैंने डिफेंड करा था कि रांगनिक एक्चुअली में इस कीचड़ वाली कंट्रोवर्सी में कैप्टनसी में क्यों अपना हाथ डाले जब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन रांगनिक ने जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में आके ये कह दिया या फिर प्री मैच इंटरव्यू में आके कि जब हैरी मैग्वायर खेलेगा तो कैप्टन तो हैरी मैग्वायर ही बनेगा, और जब हैरी मैग्वायर नहीं बनेगा तब ये कहीं ना कहीं ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा किसको और कैप्टन बनाए, और वो रोनाल्डो बनेगा। लेकिन जब हैरी मैग्वायर टीम में होगा तो कैप्टन तो वही रहेगा। अब इसके दो थे, पहली चीज़ तो आपने वो चीज़ें ही नलीफाई कर दी जो कि फैंस डिमांड कर रहे थे और जो कि डेफिनेटली आपका सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर आपका डिमांड कर रहा था इनडायरेक्टली, तो आपने उस चीज़ को नलिफाई कर दिया। दूसरी चीज़ आपने जब यही कह दिया कि जब वो खेलेगा, और आपको पता है कि अभी तक चाहे हम रांगनिक की बात करें, कैरिक की बात करें या फिर ओले की बात करें, नोबडी हैज़ डेयर्ड कि वो एक गेम के लिए भी उसको बिठा सकें फॉर द परफॉर्मेंस। अभी वो बाहर है वो इंजरी की वजह से, यानी कि बाकी के जो 4 डिफेंडर है फिल जोन्स, एरिक बेल, लिंडलॉफ, वरान, वो कंपीट करेंगे सिर्फ एक स्पॉट के लिए। और ये कितना जस्टिफाइड करता है, ये कितना अच्छा मैसेज भेजेगा उस ड्रेसिंग रूम में, आई डोंट नो, बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या इस सिचुएशन को उसने सही से हैंडल किया या नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट राल्फ रांगनिक। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पे एडिसन कवानी की। अब देखो कवानी को लेकर सबको पता था कि बार्सिलोना को एक स्ट्राइकर चाहिए। कवानी एग्रीड था, सब एग्रीड था कि 1.5 साल की डील होगी, 6 महीने का लोन होगा, 1 साल का फिर ये होगा 3 मिलियन 4 मिलियन, सब रेडी था। लेकिन अल्टीमेटली फिर से रांगनिक पब्लिक में आए और उन्होंने कहा कि मेरी 1-1.5 घंटे बात हुई है कवानी से, मैंने कवानी को बताया है कि यहाँ पर मेरे को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने कवानी को बताया कि यूनाइटेड को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कवानी यहाँ पर स्टे। फेयर इनफ पॉइंट, एंड मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 95% यूनाइटेड के फैंस चाहते थे कि यहाँ पर कवानी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रुके, और वो रुक गया। लेकिन पॉइंट ये कि आपको समझना पड़ेगा थोड़ा डीप में जाके कि एक्चुअली में कवानी जाना क्यों चाहता था एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज कि उसको स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर 2 स्ट्राइकर्स की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी राशफोर्ड और रोनाल्डो। लेकिन अब अगर बात करें करंट सिनेरियो की तो हम 4-2-3-1 और 4-3-3 में खेल रहे हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्राइकर की जगह, और हमारे पास स्ट्राइकर कितने अवेलेबल है, जेडन, ग्रीनवुड, रोनाल्डो, राशफोर्ड, कवानी और मे बी जेसे लिंगार्ड। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि कवानी को यहाँ पर हमने रोक के बहुत अच्छा काम किया। यस, हमारे पर्सपेक्टिव ठीक है, लेकिन क्या इस सिचुएशन को हमने सही हैंडल किया है, डू लेट मी नो। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं डॉनी वान द बेक की। मतलब कोई बंदा इतना अनलकी कैसे हो सकता है। मतलब कल एक पोस्ट किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड की, ये इसकी 50th अपीयरेंस है। आई एम लाइक यार इट्स अ मॉकरी। 50 अपीयरेंस, कितनी अपीयरेंस उसने, कितने मैच उसने स्टार्ट किए हैं। आई एम लाइक ये इतना इस बंदे को लेके, भाई मैं बता रहा हूँ इस पूरे स्क्वाड में अगर किसी एक बंदे को लेके लगता है ना कि वो इस क्लब में सक्सीड होना चाहता है तो वो डॉनी वान द बेक है। मतलब उस बंदे को लगता है कि यस उस पर उसके पास पता नहीं कितना भरपूर टैलेंट है, उसके पास पता नहीं कितने ऑफर्स आएंगे, लेकिन ये वो बंदा है जो कि यूनाइटेड में सक्सीड होना चाहता है एट ऑल कॉस्ट, चाहे ओले हो, कैरिक हो, चाहे वो राल्फ रांगनिक हो, बट स्टिल ही इज इन गेटिंग। अगेन वान द बेक के रिगार्डिंग भी सेम स्टोरी थी कि रांगनिक आया पब्लिक में, उसने कहा कि नहीं हमें वान द बेक की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक तो हमको ज़रूरत वो दिखी नहीं है। हमें कब आता है जब वान द बेक कब आता है, जब एक्चुअली में गेम की सारी स्टोरी खत्म हो जाती है, जब ला के बराबर हम कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उस गेम में, पूरा गेम की स्टोरी, और उसमें हम कहते हैं कि ठीक है वान द बेक यहाँ पर कुछ क्रिएट करके दिखा, वो भी लास्ट के 2 या 4 मिनट में। हाउ जस्टिफाइड दिस। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे प्लेयर की, और वो है जेसे लिंगार्ड। जेसे लिंगार्ड को यहाँ टाइम नहीं मिला तो वो वेस्ट हैम गया। सबको पता है वेस्ट हैम में वो इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर हिट था, इतना उसका इन्फ्लुएंस था कि वेस्ट हैम ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम इसको परमानेंटली साइन करेंगे। उन्होंने 25-30 मिलियन पे अप फ्रंट करने का डील दिया। यूनाइटेड की बुद्धि भटकी, यूनाइटेड का नहीं। जेसे लिंगार्ड तो यहाँ हुआ, जेसे लिंगार्ड आया। जेसे लिंगार्ड का ड्रीम था कि वो यूनाइटेड में अपने आप को सक्सीड करे। जन समर ट्रांसफर विंडो से अब तक आप बताओ जेसे लिंगार्ड ने कितने मैचेस स्टार्ट किए, जेसे लिंगार्ड कितना इन्फ्लुएंशियल प्लेयर रहा है, जेसे लिंगार्ड को हमने कितने मौके दिए कि वो वेस्ट हैम वाला यहाँ पर कॉपी कर सके, वेस्ट हैम वाला इन्फ्लुएंस यहाँ दिखा सके, 0।
ये रियलिटी है। और अब ये हो चुका है कि जैसे लिंगार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, अल्टीमेटली इसका कॉन्सिक्वेंसेस वही भुगतेगा कि अब उसको यहाँ पर और स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिलेगी और अपने प्लान्स में नहीं मिलेगी जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो अगेन वही कहानी हो जाएगी कि उसको जगह ही नहीं मिलेगी और यहाँ पर अब उसके लिए कोई 5 मिलियन, तो हमारे लिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी है और हमने किसी का प्लेयर का करियर भी खराब कर दिया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर की, जो है डीन एंडरसन। अब डीन एंडरसन के रिगार्डिंग भी सेम सिचुएशन है कि यहाँ पर रांगनिक आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं डीन एंडरसन ने मुझे कहा है, लेकिन मैंने उसको साफ कर दिया कि मेरे को डीन एंडरसन की ज़रूरत है। अब आपको मैं बता दूँ, हमारे पास 3 गोलकीपर हैं, डेविड देयर, डीन एंडरसन एंड टॉम हीटन। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि डीन एंडरसन हमारा बैकअप गोलकीपर है एंड स्टिल ही इज़ अर्निंग अराउंड 100,000 पर वीक की सैलरी। यहाँ पे रांगनिक ने कहा है कि मेरे को डीन एंडरसन की ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरत कब आएगी? आई मीन लाइक FA कप गेम में डेविड देयर खेल रहा है, प्रीमियर लीग में हमारा डेविड देयर खेल रहा है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट डेविड देयर, लेकिन इट्स जस्ट सो नोटिसेबल कि डेविड देयर को हम जस्ट ड्रॉप ही नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसको ड्रॉप ही नहीं कर सकते और हमको पता है कि हमको रेयरली किसी गोलकीपर की ज़रूरत होगी, तो हम डीन एंडरसन को क्यों रख रहे हैं? वाई आर वी पेइंग हिज सैलरी? हम उसको लोन पे दे सकते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं, एवर्टन, लेस्टर सिटी, एवर्टन, डॉर्टमुंड और मे बी न्यूकासल यूनाइटेड, इतने, लेकिन वी आर जस्ट ब्लेटेंट। इसी के साथ में बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी की और ये आती है मार्कस राशफोर्ड से। अब अगर अभी तक के रांगनिक में अगर बहुत सारे पॉजिटिव हैं और काफ़ी सारे नेगेटिव भी होंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होगा वो होगा कि रिलेंटलेसली उसने मार्कस राशफोर्ड को स्टार्टिंग 11 में जगह दी है। एंड नो मैटर, सबको पता है कि राशफोर्ड के पास एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, बट पिछले कुछ टाइम में राशफोर्ड इज एब्सोल्युटली फ्लॉप। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि उस पर कितना ज़्यादा यहाँ पर हम वेटेज रखते हैं, कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ये और भी ज़्यादा मतलब एक तरीके से पेशेंस खत्म होने वाली बात है फैंस के लिए। अब राशफोर्ड के रिगार्डिंग अभी जो एस्टन विला मैच था FA कप में, वो आई थिंक दैट वाज कुकर था ना, उसकी सीटी बज गई, इतना गंदा बू मिला उसको, इतना ज़्यादा हेट मिली उसको, इतना ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म मिला और यहाँ पे अल्टीमेटली उसको हमने इस मैच से बाहर कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो बहुत गंदी चीज़ मेरे को लगी वो थी कि राशफोर्ड की अब PR टीम हो कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट इज़ कि यहाँ पर सारा ब्लेम ओले गुनार सोल्शायर पर उसने शिफ्ट किया कि यहाँ पर राशफोर्ड को एक्चुअली में ओले गुनार सोल्शायर ने कभी स्ट्राइकर की तरह कोच ही नहीं किया। आई एम लाइक व्हाट द फक ब्रो, वो स्ट्राइकर का ही कोच है। और उसने मैंने अपने एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में भी इस चीज़ को आपको कंप्लीटली बताया कि कैसे यहाँ पर ओले गुनार सोल्शायर ने इतने प्रूफ हैं उसके पास कि उसने यहाँ पर राशफोर्ड को पर्टिकुलर ट्रेनिंग के टेक्निक्स के स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कि कौन ओले गुनार सोल्शायर की गलती है कि मार्कस राशफोर्ड की गलती है, या आई थिंक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सबका अपना ओपिनियन और परसेप्शन। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में नहीं आई वो ये था कि जस्ट इंस्टेंटली ये सारा इंसिडेंट हुआ और मैनचेस्टर यूनाइटेड कैंप से ये खबर आने लगी कि मार्कस राशफोर्ड का हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। ऑलरेडी वो पता नहीं कितना 200 या 250 पता नहीं कितनी उस पर वेजेस पे है और ऑलरेडी हम उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और अभी उसमें 1.5 साल बचे हुए हैं। तो ये चीज़ जो कहीं ना कहीं डर है, ये चीज़ जो कहीं ना कहीं मतलब वेज की कभी कदर ही नहीं है। जस्ट इमेजिन कि लिवरपूल मोहम्मद साला को सैलरी देने में कितना कतरा रही है और मोहम्मद साला इस समय बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर डिबाला को लेके यूवेंटस का क्या कॉन्ट्रोवर्सी, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे रूडिगर को लेके चेल्सी, और हम यहाँ पे ऐसी बांट रहे हैं। हमें लाइक यहाँ पे सबसे पहले मेरा दिमाग में इंप्रेशन पड़ता है वो ये है कि मार्शियल के कॉन्ट्रैक्ट में बैलन डोर का क्लॉज भी है। अब भैंस की आँख, बैलन डोर का क्लॉज घुसेड़ रखा है। अब देखो ये जो सारी कहानी हमने डिस्कस करी है, जो सारी कंट्रोवर्सीज हमने डिस्कस करी हैं, इससे मैं किसी पर्सनल को, किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि रांगनिक ने किस तरीके से यहाँ पर कितना गलत है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब आप इस सारी कहानी को लिंक टू लिंक आप जोड़ोगे ना, जब इन सारी कहानी को हम एक साथ डिस्कस करते हैं, तो इट्स नो सरप्राइज कि हम जो चीज़ पिच पे परफॉर्म कर रहे हैं ना वो होगा, वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जो ऑफ पिच परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, आई मीन लाइक हम प्रीमियर लीग में टाइटल के लिए चैलेंज करने के सपने देख रहे हैं। किन एलीट टीम्स के साथ चेल्सी की यूनिटी देखी है, सिटी की यूनिटी, लिवरपूल की यूनिटी, उसके बाद स्पर्स की हम बात करें, मे बी आर्सेनल की हम बात करें, और अगर हम अपनी बात करें तो हम खोखले हैं ड्रेसिंग रूम में। हम लिटरली हम इंडिविजुअल्स हैं। वी आर जस्ट अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स, वी हैव जस्ट अ बंच ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन कलेक्टिवली हमारे पास जीरो यूनिटी है। और ये चीज़ बहुत आने वाले टाइम में। लेकिन डू लेट मी नो कि आपका इस पूरे किस्से के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है और क्या स्टोरी है, और जब आपने इस पूरी कहानी को एक साथ सुना तो पहला इंप्रेशन आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर क्या पड़ा।